3 घंटे का ससुराल। नैन्सी और नयन के फेरे बस अभी अभी खत्म हुए थे। नैन्सी की ननद कृतिका अपने भाई भाभी को खाने पर ले जाने के इंतजार में थी, तो वहीं कुछ दूर पर खड़ी नैन्सी की माँ गायत्री ने अभी से ही रोना बिलखना शुरू कर दिया था। उफ मम्मी, ये फिर शुरू हो गई। पहले फेरे से ही मुझे सिसकने की आवाजें आ रही थी। अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो फिर मुझसे नहीं जाया जाएगा ससुराल। एक ही तो बेटी है मेरी, वो भी विदा हो रही है। ऐसे में रोना तो आएगा ही ना। पाल पोस कर 26 साल का किया है तुझे, एक एक दिन कैसे तपी हूँ मैं ही जानती हूँ। इतनी सी थी तू जब तुझे हॉस्पिटल से लेकर आई थी मैं, और आज तक मेरे कद की हो गई है तू। खुद का घर बसाने वाली है। घर का एक कुत्ता भी गुम हो जाता है तो कलेजा मुंह को आ जाता है, तो तुझे तो मैंने अपनी कोख से जना है। वो तो हर माँ अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है ना समधन जी, और ना भी करे तो कौन सब बच्चे बड़े नहीं होंगे। है मेरा मतलब है कि ये तो विधि का विधान है, ये प्रथा बरसों से चली आ रही है। हम भी तो अपना घर छोड़कर आए थे ना। आपको तो खुशी होनी चाहिए कि आपकी बेटी अपना नया जीवन शुरू करने वाली है, और आप है कि मंडप पर ही रो रही है। हवन के लपटों के कम होने का तो इंतजार कर लेती समधन जी आप। ये सुनते ही गायत्री खुद को संभालती हुए अपने आंसू पोंछ लेती है। माफ कीजिएगा समधन जी, ममता में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं मंडप पर बैठी हूँ। अपनी सास की तीखी तीखी बोली और अपनी माँ का ऐसे सहमना नैन्सी को चुभ जाता है, पर ऐसे मौके पर वो बोल ही क्या सकती थी। अब दूल्हा दुल्हन खड़े होकर घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले ले। सभी का आशीर्वाद जल्दी से लीजिए भैया, क्योंकि भाभी की हालत देखकर मुझे लग रहा है अब 2 मिनट में ये और भूखी रही ना तो बेहोश होकर यहीं गिर पड़ेगी। फाइनली इतनी देर में किसी ने तो मेरे फायदे की बात की। सुबह से भूखे भूखे दिमाग का भाजी पाला हो गया है। खाने का नाम सुनते ही नैन्सी में अचानक ही जोश आ जाता है और वो आधी नींद से होश में आकर फटाफट सभी का आशीर्वाद लेकर अपनी ननद के साथ हॉल में जाने को तैयार हो जाती है। इतनी एक्टिव फेरों पर बहू दिख जाती तो फोटोज भी अच्छे आते और हमारा जोश भी बरकरार रहता, पर लगता है बहू को तो पति परमेश्वर से प्यारी पेट पूजा है। अपनी अभी अभी बनी मामी सास की बात सुनकर नैन्सी का पारा चढ़ जाता है। वो अपने दांत पीसने लगती है। अपनी बेटी का ऐसा चेहरा देखकर गायत्री उसका मूड समझ जाती है। हे भगवान, अभी तो अपने ससुराल भी नहीं पहुंची है ये। ऐसे चिढ़न में कहीं इसने अपनी मामी सास को कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो यहीं बवाल मच जाएगा। अब समझी नहीं भाभी जी, नैन्सी को जल्दबाजी खाने की नहीं है, अपने ससुराल जाने की है। यहाँ एक एक कर सारा काम खत्म होगा तभी तो अपने ससुराल पहुंचेगी, है ना बेटा। फेरों में बैठे लोगों को भी दोबारा भूख लग चुकी थी। दुल्हा दुल्हन के साथ बाकी सब भी अपनी अपनी टेबल पकड़े खाने बैठ जाते हैं। नैन्सी जैसे ही अपनी प्लेट से गुलाब जामुन उठाकर खाने लगती है, नयन उसे रोकते हुए कहता है, शादी के बाद आज पहली बार हम साथ में खाने वाले हैं, तो शुरुआत मुझे करने दो, मैं खिलाता हूँ। हाँ पर जरा जल्दी नयन, अब मुझसे ना 1 मिनट भी भूखा नहीं रहा जाएगा। नयन अपने प्लेट से गुलाब जामुन उठाकर नैन्सी के मुंह के पास लेकर जाता है कि वो धप से ही एक बार में पूरा गुलाब जामुन अपने मुंह में भर लेती है और नयन देखता रह जाता है। बेचारे ने सोचा था आधा गुलाब जामुन वो खाएगा, पर बहू तो पूरा पीस ही हजम कर गई। नैन्सी यहाँ वहाँ नजर घुमाती है और देखती है कि सभी की नजरें उसी पर टिकी है। इन सब ने तो दिन में 10 बार खा लिया होगा, मैं तो सुबह से भूखी हूँ। अब ये सब मेरी तरफ देखते रहेंगे तो मैं खाऊंगी कैसे। छोड़ो, अब इतना सोचूंगी तो यहीं भूख से बेहोश हो जाऊंगी, ऊपर से नींद भी आ रही है। इस चिड़न से मैं कहीं किसी के पीठ पर एक मुक्का ना मार दूं। सब कुछ भूलकर नैन्सी फटाफट वापस से अपने पर फोकस कर खाना शुरू कर देती है, जिसे देखकर उसकी बुआ सास से रहा नहीं जाता और तंज कसते हुए कहती है, बस बस बहू आराम से, सिर्फ तुम्हें यहाँ भूखी नहीं हो। सुबह से नयन ने भी कुछ नहीं खाया, फिर भी खुद खाने के पहले उसने तुम्हें खिलाया और तुम हो कि उसके सोचे बिना सीधा खाना निकलने लगी। ऐसे थोड़ी ना होता है। अभी तो तुम्हारे मायके वाले गए भी नहीं है, तब तो तुम अपनी सोच रही हो। मायके वालों के चले जाने के बाद हमारे नयन का क्या होगा, मैं तो यही सोच रही हूँ। अरे नहीं दीदी, वो बात नहीं है। क्या होगा, सब अच्छा ही होगा। वो क्या ना, अब तो बस विदाई की रस्म बाकी है, खाकर सीधा गाड़ी में बैठना है। इसलिए नैन्सी जरा जल्दबाजी में खा रही है ताकि 2-4 कदम टहल सके, वरना तुरंत खाती कार में बैठने से ना इसे उल्टी हो जाती है। अब अपनी तबीयत को लेकर ये दामाद जी को परेशान नहीं करना चाहती, बस इसीलिए हड़बड़ी में खा रही है। हाँ बुआ, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, मेरे भी तो अपने 2 हाथ हैं। लड़का लड़की को खिलाएगा, लड़की लड़के को। ये सब ड्रामा ना सिर्फ फोटोज क्लिक करवाने के लिए होता है, वरना फेरों के बाद किसमें इतनी ताकत होती है कि एक दूसरे को खिलाए।
किसी तरह खाने खिलाने का ये काम भी खत्म हो जाता है और विदाई में अपनी माँ के गले लगकर 10 मिनट तक रोने के बाद नैन्सी जाकर कार में बैठ जाती है। आपके साथ मैं भी चलूंगी दीदी। हाँ पिंकी, तुझे तो साथ चलना ही होगा। रो रो कर जो मेरा मेकअप खराब हो गया है, इसका टचअप रास्ते में तू ही करेगी ना। नयन भी नैन्सी के पास आकर बैठ जाता है। पीछे की तीनों सीट बुक हो जाते हैं। ये क्या भाभी, आपने अपनी कजिन को अपने साथ बिठा लिया, फिर मैं कहाँ बैठूंगी? मुझे आपके साथ बैठना है। आप आगे बैठ जाओ ना दीदी, आगे की सीट भी तो खाली है। दीदी ऐसे ही रो रही है, ऐसे में मायके का कोई उन्हें संभालने के लिए होना चाहिए ना। अगर मायके से इतना ही प्यार था तो भाभी हमारे साथ आती नहीं ना पिंकी। अपना घर छोड़कर मेरे भाई के साथ आइए भाभी, और आगे उन्हें हमारे साथ ही रहना है। सो चिल, तुम आगे जाकर बैठ जाओ, मैं पीछे भाभी के साथ बैठती हूँ। उनका टचअप भी अच्छे से कर दूंगी। मेकअप का कोर्स किया है मैंने 6 महीने का। और बस यहीं पिंकी और कृतिका के बीच कलेश शुरू हो जाता है। अभी तो रिजॉर्ट पूरी तरह छूटा भी नहीं था कि प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। ये गाड़ी जब सुलोचना भवन पहुंचती तब तो भगवान ही जाने क्या होता। पूरे 20 मिनट तक ये बहस चलती है और दोनों तरफ के लोग इस बहस में शामिल हो जाते हैं। मुझे जाना ही नहीं इस गाड़ी में, मेरी बहन की शादी है इसलिए बस चुप हूँ मैं फूफा जी, वरना। बेटा तू बड़ी समझदार है। ड्राइवर भैया अब गाड़ी आगे बढ़ाइए। दामाद जी मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। फाइनली गायत्री अपनी बेटी को विदा कर चैन की सांस लेती है। नैन्सी की कार जैसे ही उसके ससुराल के बाहर पहुंचती है, सभी गाड़ी के पास आकर जमा हो जाते हैं। अरे सुलोचना, ये कैसी बहू लेकर आई है तू? हर 2 मिनट में सो जाती है। रिसोर्ट से हमारे घर का सफर मुश्किल से 10 मिनट का भी नहीं है, उसमें भी इसकी आंख लग गई। नयन अपने कंधे से नैन्सी के कंधे को झटक कर उसे नींद से उठाता है। अब तो सोने दो यार नयन। नयन तो अपने पति का नाम ले रही है बहू। शादी के पहले की खेल भूल जा, अब तो इसकी धर्म पत्नी है। पूरे समाज के सामने अगर तू ही अपने पति को नाम लेकर बुलाएगी तो हमारे बेटे की क्या इज्जत रह जाएगी। नयन जी बोला कर, नयन जी, समझी? ये औरतें मेरी जान खाकर ही मानेंगे लगता है। एक तो ये गाड़ी 2 बिकती की है, ऊपर से 20-25 औरतें दरवाजे पर खड़ी हो गई है। कहीं सफोकेशन से मेरे प्राण पंखीरू ना उठ जाए। ये प्रॉब्लम सुनने में आपको आम लग सकती है, पर सोचिए जब आपको एक हैवी से लहंगे में 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक मूर्ति बनकर बैठना पड़े, सभी को मुस्कुराकर ग्रीट करना पड़े, जी आंटी जी, जी चाची जी, जी काकी जी करना पड़े, तब आप पर क्या बीतेगी। अपने भारी से लहंगे को संभालती हुए नैन्सी कार से नीचे उतरती है और अपने ससुराल के दरवाजे तक पहुंचती है। अरे बहू, ये तेरा पेट अचानक भारी सा क्यों लग रहा है? कहीं गैस की प्रॉब्लम तो नहीं है तुझे? हाँ बहू, तेरा पेट तो सलपत सा हुआ करता था, इतना फूला हुआ क्यों लग रहा है? जरा दुपट्टे से ढक ले। इतना खाने की क्या जरूरत थी कि पेट ही बाहर आ गया। बता कितना अजीब सा दिख रहा है। नई दुल्हन सी लगनी चाहिए ना कि गर्भवती महिला से। पूरी वीडियो खराब बन जाएगी। अब पूरे जीवन इस वीडियो को देखना है तुझे। सॉरी मम्मी जी। तेरी सॉरी का क्या करूं मैं? जैसे ही शादी का वीडियो तैयार होकर आएगा सब तो बैठकर देखना चाहेंगे ना। अब देखते ही मुझसे पूछेंगे बहू का पेट इतना भारी क्यों दिख रहा है, तब तो जवाब मुझे देना पड़ेगा ना। शादी विवाह की बातें मजाक नहीं होती, 2 मिनट में तिल का तार हो जाएगा। कैमरा वाले भैया वीडियो का फ्रेम ना आधा ही रखना, पेट तक नहीं करना, वरना भाभी का इतना मोटा पेट लोगों को दिख गया तो लोग क्या समझेंगे। सुलोचना अपने बेटे और बहू की आरती उतारती है और नैन्सी का गृह प्रवेश करवाती है। अंदर आते ही नयन तो अपने दोस्तों के साथ छत पर चला जाता है और आए गए सभी मेहमानों के बीच फंस जाती है नैन्सी। चलिए चलिए भाभी जी, बैठ जाइए। कितनी देर खड़ी रहेंगी? हाँ नहीं, आप तो बैठती ही सो जाती है। यहाँ तो बिना कुछ किए लोग अपनी बोली की तीर लिए खड़े हैं। जरा बैठते वक्त कंफर्टेबल हो गई, फिर तो सभी को बोलने का और मौका मिल जाएगा। शादी की है या सजा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से पता नहीं ये नयन कहाँ छोड़कर चला गया मुझे। अपनी पीठ पूरी तरह सीधी किए नैन्सी सोफे पर बैठती है और बाकी सारी औरतें घेर कर बैठ जाती हैं। भाभी वो फेरों के वक्त मैंने कुछ कहा नहीं, पर अब बहू के गहनों की देखभाल आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो ऐसा क्यों बोल रही है ममता, क्या बात हो गई? फेरों के वक्त बहू के दोनों हाथ में 4-4 सोने की चूड़ियां चमक रही थी और अब बस गिनती की 2 ही है। गले का हार भी बदला बदला सा लग रहा है। कहीं जब बहू विदाई के वक्त अपनी माँ के पास गई थी उस वक्त कोई झोल झमेला तो नहीं कर दिया समधन जी ने? मेरा मतलब है कि भाभी वैसे तो ये आप सास बहू के बीच का मामला है,
पर चीजें जितनी साफ रहे उतना अच्छा है। नैन्सी की उम्र ही क्या है, उसे इन चीजों की कहाँ समझ होगी। पर उसकी माँ ने तो दुनिया देख रखी है, कहीं अपनी बेटी को दिए गहनों में ही फेरबदल तो नहीं कर दिया समधन जी ने। ये क्या कह रही हैं चाची जी आप? मेरा मतलब है कि कोई गलत फहमी हुई होगी चाची जी आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हाथों में 2 ही सोने की चूड़ियां थी, बाकी तो आर्टिफिशियल थी जिन्हें मैंने कार में उतार दिया। और ये गले का हार भी वही है। शादी की लाइटिंग और घर की लाइटिंग में फर्क होता है ना, इसलिए शायद आपको देखने में मेरी ज्वेलरी अलग अलग लग रही है, पर है वही। कैसा लगा मुंह तुड़वा कर भाभी? बहू के खाने के तरीकों को देखकर ही मैं तो समझ गई थी जुबान की बड़ी तेज है बहू, अपने आगे किसी को खड़ा नहीं होने देगी। मुझे तो आपकी फिक्र हो रही है सुलोचना भाभी कि आप कैसे सब कुछ संभालेंगी। इसीलिए आजकल लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करने लगे हैं। इतनी दूर डेस्टिनेशन रखो कि रिश्तेदार पहुंच ही ना पाए, क्योंकि पहुंचने के बाद भी या तो ये खाने की बुराइयां करते हैं या बहू और दामाद की। इन लोगों की कचर कचर अलग ही दिमाग खा रही है, ऊपर से ये सेफ्टी पिन अलग ही परेशान किया जा रहा है। जी तो करता है अभी दुपट्टा उतार कर फेंक दूं, और ये माथे का जूड़ा। मेकअप आर्टिस्ट को भी सारे ट्रायल्स मुझ पर ही करने थे क्या? ऐसा लग रहा है सर पर पहाड़ लेकर चल रही हूँ, इतना सर भारी हुआ जा रहा है। उफ, कोई तो मुझे कमरे में भेजने की बात करो। अरे भाभी जी आप क्यों परेशान हो रही हैं? मुझे दीदी पर पूरा भरोसा है, वो सब कुछ संभाल लेंगी। रात के 2 बज गए, अब दूल्हा दुल्हन को कमरे में भेज देना चाहिए। ये हुई ना बात। अब जाऊंगी मैं बेडरूम में और फ्रेश हो जाऊंगी, वरना ये मोटा पेटली अगर घूमती रही तो कुछ देर में लोग मुझे प्रेग्नेंट भी कहना शुरू कर देंगे। अरे भाभी अभी कहाँ इतनी हड़बड़ी है, जिंदगी भर नैन के साथ ही तो रहना है उसे। आज हमारे साथ थोड़ा वक्त बिता लेगी। मेहमान तो रुकने वाले नहीं है, उनके पास तो आज ही का वक्त है नैन्सी को जानने का। सारी औरतें आपस में मिलकर हंसी ठिठोली में लग जाती हैं। कोई नैन्सी से अपना और उसका रिश्ता पूछने लगता है, कोई उसके मायके की संपत्ति के बारे में खोज खबर लेने लगता है। घड़ी का कांटा आगे बढ़ता जाता है और नैन्सी का कंट्रोल टूटते टूटते इस लेवल पर आ जाता है कि चुपके से उसे नैन को मैसेज करके बुलाना ही पड़ता है। वो मम्मी मैं क्या कह रहा था कि सारे मर्दों के लिए हमने अलग बिस्तर छत पर लगवा दिए हैं और औरतें कमरों में सो जाएगी, क्योंकि काफी रात हो गई, फिर सुबह सबको निकलना भी है। अब आराम करना चाहिए आप लोगों को। चलो नैन्सी तुम भी आराम कर लो। अल्लाह आ गया बीवी का गुलाम। 3 घंटे हुए नहीं तेरी बीवी को यहाँ आए कि तू उतावला होने लगा। अरे तेरी ही है, कौन सा हम इसे चुरा लेंगे। वही तो भैया, सबको पता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। हर रोज सुबह 4-5 बजे तक सोने वाला मेरा भाई आज सभी की नींद की फिक्र कर रहा है। आज तो भाभी हमारे पास ही रहेगी, करते रहिए इंतजार। हे भगवान, अगर मैं वॉशरूम नहीं गई तो मेरा ब्लैडर फट जाएगा। इन लोगों से मैं वॉशरूम यूज करने की बात भी नहीं कर सकती। आए। तभी नैन्सी के ससुर महेश वहां आते हैं। अरे वाह, पापा जी आ गए। पापा जी के सामने कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जल्दी से सभी के सोने की बात कर दीजिए पापा जी। मैं क्या कह रहा था सुषमा जी, हम सभी मर्दों की मंडली बैठी हुई है, कुछ नाश्ते वाश्ते का इंतजाम कीजिए। ये सही बात है ना भैया, इधर भी नाश्ता चल जाता तो ठीक था। भाभी मैं क्या कह रही हूँ, कल सुबह 7-8 बजे तक तो सभी मेहमान निकल जाएंगे, फिर सीधा कृतिका की शादी में ही मिलना हो पाएगा। तो इस रात का फायदा उठाते हुए बहू से ही नाश्ता बनवाते हैं, इसी बहाने बहू के हाथ का खाना भी खा लिया जाएगा। सुलोचना नैन्सी को रसोई में ले जाकर छोड़ देती है। वहां नैन्सी, जिसे बाथरूम तक जाने को नहीं मिल रहा था, उससे रात के 3 बजे तक पकौड़े तलवाए जा रहे थे। आज अगर मैं ये सब कुछ सह गई तो पूरी जिंदगी सहना पड़ेगा। बस बहुत हुआ। नैन्सी को रसोई में गए पूरे आधे घंटे हो जाते हैं, पर ना नैन्सी रसोई से बाहर आती है, ना ही उसकी आवाज। कृतिका रसोई में जाती है और जो नजारा उसे देखने को मिलता है वो अगली सुबह न्यूज में आने लायक था। भाभी रसोई की खिड़की से भाग गई। मम्मी, भैया, मामी, मौसी जी जल्दी किचन में आइए। सभी भागते हुए रसोई में आते हैं। खिड़की से बंधी रस्सी देखकर समझ जाते हैं कि 3 घंटे पहले आई बहू फरार है। हाय राम दीदी, ये क्या हो गया? आजकल की लड़कियों का पेशेंस तो देखिए, सहने की क्षमता ही नहीं बची इनमें। पकोड़े तलने को क्या बोल दिया, घर से भाग गई। यही देखना बाकी रह गया था बस। सुबह होते होते ये बात तो पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी, बड़ी बदनामी होगी भाभी। अगर मेरे ससुराल वालों को पता चला ना तो मुझे दोबारा कभी भी मायके नहीं आने देंगे। चुप हो जाइए आप सब, ये सब आप लोगों के कारण हुआ है। कहाँ गई होगी नैन्सी? अपने मायके ही गई होगी।
मैं फोन लगाता हूँ मम्मी जी को। नयन अपनी सास को फोन लगाता है। हाँ बेटा, नैन्सी मेरे ही पास है, पर मैं इसे नहीं मनाने वाली। गलती आप लोगों की है। दिन भर के थके हारे थे आप, सब सोना चाहिए था। ऐसा क्या बोल दिया आप लोगों ने नैन्सी को कि वो 3 घंटों में ही लौट आई? अरे यार मम्मी, टॉयलेट तक नहीं जाने दे रहे थे वो लोग मुझे। वापस नहीं आने वाली मैं। तुम एंजॉय करो अपनी आफ्टर मैरिज लाइफ नैन। और बुलाइए मेहमानों को मम्मी। मैंने कहा था जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ही गड़बड़ी होगी। और ऊपर से आप भी चढ़ बैठी थी नैन्सी पर। अरे तो मुझे क्या पता था बेटा कि वो भाग जाएगी। जा जा बेटा, बहू हमारे घर की इज्जत है, लेकर आओ उसे। कोशिश करता हूँ। नयन के घर का माहौल बिगड़ता देख के मेहमान सुबह के बदले अभी ही अपना सामान लेकर घर से निकलना शुरू कर देते हैं। नयन अपने ससुराल जाकर अपनी बीवी के हाथ पैर जोड़कर किसी तरह उसे मनाने की कोशिश करने लगता है। तुम्हें बोलना चाहिए था ना, भाई बख्श दो मेरी बीवी को, सुबह से सर फट रहा है इसका, पर तुम कुछ नहीं बोले। पीठ में इतना दर्द, पीठ की अकड़न, ऊपर से हाथ में बेसन का पैकेट देकर चली गई तुम्हारी माँ। मेरी माँ को फरेबी भी कह दिया इन लोगों ने। तमाशा करना ही था तो हफ्ते 10 दिन तो रुक जाते। अच्छा चलो तुम घर चलो, मुझे मार लेना, पर घर चलो नैन्सी। मम्मी भी समझ गई और मेहमान भी वापस लौट गए। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। हाँ बेटा, अपने घर जा। अगर वहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई तो इस बार मैं तुझे लेने आ जाऊंगी, ये मेरा वादा है। ससुराल में सूरज चढ़ा ही नहीं था कि एक बार नैन्सी को वापस अपने मायके आना पड़ गया। न जाने आगे वो ससुराल की लाइफ कैसे झेलेगी।